डीसी मशीन का ये कोर्स है जिसमें हम डीसी मशीन्स को डिस्कस करेंगे। डीसी मशीन्स में हम डायरेक्ट करंट मशीन्स की बात करेंगे जिसमें डीसी मोटर्स हैं, फिर डीसी मोटर्स में भी फर्दर टाइप्स हैं, इसी तरह से डीसी जनरेटर्स हैं और फिर जनरेटर्स में भी आगे फर्दर टाइप्स हैं। और डीसी मशीन्स के साथ साथ एक चीज़ ट्रांसफार्मर की भी हमने इसी कोर्स में डिस्कस करनी है और ये कोर्स डीसी मशीन्स का होगा। तो इस पे ये फर्स्ट लेक्चर मैं आज डिलीवर कर रहा हूँ, डीसी मशीन्स का फर्स्ट लेक्चर। डीसी मशीन्स डायरेक्ट करंट मशीन्स कहलाती हैं और ये डीसी के थ्रू ऑपरेट करती हैं, डीसी के थ्रू ऑपरेट नहीं करती। और कोई भी मशीन है तो उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का जो भी सिस्टम है जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहे हैं जो कि जनरेटर्स में होता है, या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मोटर्स में आ रहे हैं जो कि हम मोटर्स के केस में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में आते हैं। तो किसी भी केस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन में मैग्नेटिक फील्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की परमिएबिलिटीज़ हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स की, इसी तरह से रिलक्टेंस है, ससेप्टिबिलिटी है, इसके कंसेप्ट्स हैं, रेमिनेंस है, कोर्सिविटी है और मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं जिससे आप वाकिफ़ हैं, जो कि बेसिक लेवल पे ये चीज़ें रिक्वायर हों कि आपको ग्रिप होनी चाहिए। क्योंकि एक वास्ट सिलेबस हमने डिस्कस करना है और बहुत ही लेंथी सिलेबस है इसका, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही एनर्जी लॉसेस से स्टार्ट करने लगा। अच्छा, सबसे पहले तो हमें अपने हमारे टॉपिक को समझना होगा कि एनर्जी लॉसेस इन फेरोमैग्नेटिक कोर का क्या मतलब है। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती हैं थ्रू अ सर्टेन एरिया। अगर तो हम वो पास करवाएं एयर से तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लॉस हो जाता है। उसकी वजह ये है कि एयर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास करवाने की जो एबिलिटी है, जिसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं, वो कम है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो लॉसेस हैं उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम फेरोमैग्नेटिक कोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल करंट अपना पूरा एक पाथ कंप्लीट करके चलता है, इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी अपना एक पूरा पाथ कंप्लीट करके चलता है। और जो फेरोमैग्नेटिक कोर हैं इनकी जो परमिएबिलिटी है वो 6000 टाइम्स से लेकर 7000 टाइम्स तक हायर होती है एज़ कम्पेयर टू द एयर। कि यानी एयर की जगह अगर हम फेरोमैग्नेटिक कोर लगा देते हैं तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 6000 से 7000 टाइम्स ज़्यादा आसानी से पास कर जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम फेरोमैग्नेटिक कोर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मैग्नेटिक मटीरियल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, डायमैग्नेटिक्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, तो उन सब में जो सूटेबल मटेरियल हमें मिला है वो फेरोमैग्नेटिक कोर है। अब ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है ये बेशक एयर की निस्बत 6000 से 7000 गुना ज़्यादा आसानी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवाती है और एक अच्छा मटेरियल है, बावजूद इसके इसमें भी कुछ एनर्जी के लॉसेस होते हैं, नंबर 1। फिर वो जो एनर्जी के लॉसेस हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं। वो जो एनर्जी के लॉसेस हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, उनमें एडी करंट के लॉसेस भी हैं, उनमें हिस्टेरेसिस करंट के लॉसेस भी हैं। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं एनर्जी लॉसेस इन फेरोमैग्नेटिक कोर, इसको स्टार्ट करने में हमें पता होना चाहिए कि अगर तो हम डीसी अप्लाई करते हैं किसी भी कोर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोर को, फेरोमैग्नेटिक कोर को, तो जब हम डीसी अप्लाई करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटाइजेशन बिहेवियर होगा। उसमें जो कोर है वो एक सर्टन बिहेवियर के साथ मैग्नेटाइज होगी और वो मैग्नेटाइजेशन का बिहेवियर क्या होगा वो आपको इस फिगर में वाज़ेह है। ठीक हो गया? ये करंट है जो कि हमने एक्स एक्सिस पे लिया है और इधर फ्लक्स है।
जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और एक टाइम आता है जहाँ पे कोर सैचुरेट हो जाता है और मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मज़ीद बढ़ना बंद कर देता है और इस तरह की हमारे पास एक कर्व जो है वो ऑब्टेन हो जाती है। ठीक हो गया, ये कर्व हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। इसी तरह से ये मैं आपको यहाँ पर वाज़े भी कर देता हूँ कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये जो कर्व आई है मेरे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि किस तरह से वो कर्व हमारे पास ऑब्टेन हुई है। इसी तरह से ये जो कर्व है ये ड्रॉ की जा सकती है करंट और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के दरमियान, जिसके यूनिट होते हैं टेस्ला के। तब भी आप देख रहे हैं कि बिहेवियर जो है हमारे पास इस कोर की सेचुरेशन का वो इस तरह से रहा है। ठीक हो गया, उसमें कोई हमारे पास कोई ख़ास किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है। हाँ, लेकिन जब हम AC अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक कोर है इसकी मैग्नेटाइजेशन का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अभी हम बात कर रहे थे कि हम DC मशीन्स की बात करेंगे, डायरेक्ट करंट की एप्लीकेशन की बात करेंगे, तो मैं ये AC क्यों अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि हम जो इस कोर्स के अंदर DC मशीन्स की भी बात करेंगे, जिसमें मोटर्स एंड जनरेटर्स कोलेक्टिवली हम डील करेंगे, और उसके अलावा हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स की। और ट्रांसफार्मर्स के बारे में आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तो वर्क ही सिर्फ AC की एप्लीकेशन पे करते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो फेरोमैग्नेटिक कोर है इसके अंदर होने वाले लॉसेस को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, तो अब मैं इस लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने लगा हूँ। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो इसकी मैंने एक ग्राउंड्स बनाए हैं ताकि आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएं। तो एनर्जी लॉसेस इन फेरोमैग्नेटिक कोर की बात करते हैं। चलें, अब ये जो कर्व है मेरे पास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कर्व है और इसको अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये कर्व अब हमें क्या बता रही है? ये कर्व हमें बता रही है कि जब हम AC अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट जो है जो हमारे पास साइनसॉइडल होता है, जब हम वो अप्लाई करते हैं कोर पर तो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो कोर है ये A पॉइंट को देखें आप, सबसे पहले इस A पॉइंट पर नज़र रखें। अभी ये कर्व मुकम्मल नहीं है, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी मैं यहाँ से शुरू करने लगा A पॉइंट से। ये जो पूरी कर्व बनी हुई है ये बनेगी जब हम पूरा AC का साइकिल कंप्लीट कर लें। अभी अब ये स्टार्ट करें कि AC का साइकिल अभी शुरू नहीं हुआ और ये कर्व भी अभी शुरू नहीं हुई और हम ओरिजिन पे हैं इस A पॉइंट। जब हम इसको AC अप्लाई करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट जो है वो पॉजिटिव हाफ में अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। तो इसके साथ साथ जो हमारी जो मैग्नेटाइजेशन है वो किस तरह से बढ़ेगी, सेम उसी मैनर में जिस तरह DC में बढ़ी थी। ये देख रहे हैं आप, A से हमारी मैग्नेटाइजेशन कर्व जो है वो करंट के बढ़ने के साथ या एम्पेयर टर्न्स के बढ़ने के साथ, ये मैग्नेटोमोटिव फोर्स का ये सिंबल है F। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बढ़ने के साथ साथ जो हमारा फ्लक्स है वो कैसे बढ़ रहा है, वो बिल्कुल DC के बिहेवियर की तरह वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक जगह पर आकर कोर जो है हमारी वो सैचुरेट हो गई है। अब मज़ीद मैग्नेटोमोटिव फोर्स के बढ़ने के साथ जो हमारा फ्लक्स है वो नहीं बढ़ रहा, A से B पॉइंट तक पहुँचे हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल में होंगे, फर्स्ट हाफ साइकिल में जब AC हमारे पास इस तरह से बढ़ना शुरू होगा, तो जब AC अपने 0 पॉइंट से बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पॉजिटिव पे आएगा तो क्या हुआ, हमारे पास ये जो कोर थी ये 0 पॉइंट से स्टार्ट हुई और इसमें मैग्नेटाइजेशन बिल्डअप होना शुरू हुआ। इसमें जो फ्लक्स है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस तरह से बढ़ रही है, इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एज रिलेटेड टू द मैग्नेटोमोटिव फोर्स वो कैसे बढ़ रहा है, बिल्कुल जिस तरह DC के केस में बढ़ रहा था, स्टार्ट हुआ ऐसे गया तो यहाँ पर आकर पॉजिटिव हुआ। अब आप सपोज करें अगला जो क्वार्टर है हमारा AC साइन वेव का अगला क्वार्टर, पहला क्वार्टर क्या था कि 0 से शुरू हुआ मैक्सिमम पॉजिटिव, अगला क्वार्टर क्या होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव से शुरू होकर 0 पे जाएगा, जो कि AC की आपको फ्लक्चुएशन का पता है। ये देखें यहाँ पर AC बना हुआ, अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस किया है, यहाँ तक डिस्कस किया, ठीक है जी।
AC जो था वो 0 से स्टार्ट हुआ और अपने मैक्सिमम पॉजिटिव पे गया। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर है जब वो मैक्सिमम पॉजिटिव से 0 की तरफ आएगा तो हमारी जो कोर है उसमें मैग्नेटाइजेशन कैसा होगा, उसमें मैग्नेटाइजेशन ऐसा होगा कि वो मैग्नेटाइजेशन उधर जो AC है वो मैक्सिमम से 0 पे जा रहा है और हमारी जो मैग्नेटाइजेशन है वो B से कम होती होती C पर आई है, 0 पर नहीं आई। इसको गौर से देखें, इस बात को समझें कि हमारी मैग्नेटाइजेशन B से नीचे C तक आई है, 0 पर यहाँ तक नहीं आई, इस पॉइंट पर नहीं पहुँची, इस पॉइंट पर पहुँची है। जब फर्स्ट क्वार्टर आया था तो A से B पे पहुँची, अगले क्वार्टर में B से C पे पहुँची। हालांकि हमारा करंट तो 0 हो चुका है, यहाँ पर देखें करंट जो है वो अगले क्वार्टर में 0 हो चुका है। कैसे 0 हो चुका है, ऐसे 0 हो चुका है। पहले यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से 0 पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है, हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं। लेकिन हमारे पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो कैसी है, वो अभी तक C पॉइंट पे पहुंची है, 0 नहीं हुई। चलिए अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी जो इंटरनल डोमेन्स हैं, जो इंटरनल अलाइनमेंट है एटम्स की, उसको मैं डोमेन्स कह रहा हूँ। तो वो जो इंटरनल डोमेन्स हैं वो अलाइन हुई हैं। अलाइन कैसे हुई हैं? वो ऐसे हुई हैं कि जब हमारे पास AC पॉजिटिव की तरफ गया, उसने अपनी मैग्नीट्यूड को बढ़ाना शुरू किया, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो डोमेन्स थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, उन्होंने अलाइन होना शुरू कर दिया, अलाइनमेंट हो गई उनकी। जब उनकी अलाइनमेंट हो गई मैक्सिमम, जब हमारे पास AC बढ़ गया तो अलाइनमेंट भी मैक्सिमम हो गई। यहाँ से देखें, जैसे जैसे AC बढ़ता गया डोमेन्स की अलाइनमेंट भी होती गई, एक ही ख़ास डायरेक्शन में डोमेन जो थी वो अलाइन होती चली गई। कैसे डोमेन्स अलाइन होगी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें आप फिग A और D को देखें गौर से। ये फिग A है जिसमें जो डोमेन्स हैं वो रैंडमली अलाइन है। हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड नहीं हुआ। कुछ डोमेन्स अपर डायरेक्शन में हैं, कुछ डोमेन्स लोअर डायरेक्शन में हैं, कुछ डोमेन्स राइट साइड पर अलाइन हैं, कुछ डोमेन्स लेफ्ट हैंड साइड पर अलाइन हैं। लेकिन जब हमने AC सप्लाई करना शुरू किया और AC अपने पॉजिटिव साइकिल में मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की तरफ गया तो डोमेन्स भी अलाइन हो गई। ये वाली B फिग देखें, इसमें ऑलमोस्ट सारी जो डोमेन है उनमें एक सेंस ऑफ अलाइनमेंट आ गई है। इवन के कुछ डोमेन जो है वो प्रॉपरली अलाइन नहीं भी हैं, फिर भी वो एक तकरीबन अलाइन ज़रूर है कि आप इसकी अगर डायरेक्शन देख लें तो उसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन वही है तकरीबन टवर्ड्स ईस्ट और साउथ के दरमियान बन गई। ये जो है ये परमानेंटली ईस्ट हैं, कम्प्लीटली ईस्ट की तरफ है अलाइन। लेकिन ये जो कुछ डोमेन्स हैं ये ईस्ट की तरफ आना चाह रही हैं, लेकिन स्टिल थोड़ा थोड़ा ये साउथ की तरफ अलाइन है, साउथ से ईस्ट के दरमियान है, यानी कम्प्लीटली ईस्ट नहीं है लेकिन ईस्ट की तरफ थोड़ा थोड़ा आना ज़रूर शुरू हो गई है। तो इस तरह से हमारी डोमेन्स अलाइन हो जाती हैं। जब डोमेन्स अलाइन हो गई उसके बाद जो हमारा AC साइकिल है उसमें कमी आना शुरू हो गई और हमारी AC की जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव से 0 की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, पॉजिटिव से 0 की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, इवन के 0 पहुंच गई। लेकिन हमारी जो डोमेन है वो स्टिल अलाइंड हैं, ये C पॉइंट पर पहुंची हैं, उनमें मैग्नेटिज्म 0 नहीं हुआ। अब इस बात को मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया, अब आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं इसको। अब हम C पॉइंट पे हैं और हमारा जो AC का साइकिल है वो इस पॉइंट से शुरू होकर नेगेटिव डायरेक्शन में उसकी रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हो गया है। ये हाफ की हम बात कर चुके हैं। इस हाफ के दौरान हम कहाँ पहुँचे? जब यहाँ तक गए थे तो हम A से B पर पहुँचे, जब यहाँ से यहाँ तक का क्वार्टर आया तो हम B से C पर पहुँचे। अब ये वाला जो क्वार्टर है जिसमें हम नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं, इस क्वार्टर में क्या होगा? इस क्वार्टर में जो हमारी डोमेन्स हैं वो थोड़ी देर यहाँ पर रहने के बाद इन अदर डायरेक्शन अलाइन होना शुरू हो जाएंगे, इन अदर डायरेक्शन अलाइन होना शुरू हो जाएंगी और जब हम नेगेटिव के मैक्सिमम पर पहुँचेंगे तो हम C से D पर आ चुके होंगे। अब C से D पर भी आते हुए अलाइनमेंट उसी तरह से हुई है जैसे पहले हुई थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो मुख्तलिफ होगी। पहले डोमेन्स अगर ईस्ट की तरफ अलाइन हुई थी, जिसको हम राइट वर्ड्स कहते हैं, जो जियोग्राफिकल टर्म्स के हिसाब से उसको मैं ईस्ट कह रहा हूँ। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो राइट साइड कर लें। जब हम D तक पहुँचे तो अब जो सारी अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ होगी, टवर्ड्स वेस्ट हो। तो जो स्टूडेंट जैसे इसको आसानी से समझ सकता है वो उसी डायरेक्शन को याद रखे।
तो अब डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगी, बस ये मेन चीज़ है। यानी अब जो अलाइनमेंट है वो इसी तरह से होगी जैसे मैंने आपको पहले दिखाई है, लेकिन इसमें ये डायरेक्शन राइट साइड पे है। जब AC नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो ये जो अलाइनमेंट है डोमेन्स की, ये अपनी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हो जाएगी। इस नुक्ते को आप समझ चुके हैं, तो अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब इस अलाइनमेंट के बाद जब AC नेगेटिव हाफ से इस नेगेटिव हाफ साइकिल के अगले क्वार्टर पे आएगा, यहाँ से यहाँ तक आखिरी जो क्वार्टर है AC साइकिल का, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पूरा साइकिल आ रहा है। हम यहाँ तक की बात कर चुके हाफ साइकिल की, उसमें क्या हुआ, अगले हाफ में यहाँ तक भी हम बात कर चुके। अब ये जो पोर्शन है, ये जो क्वार्टर पोर्शन रह गया है वेव का, वो हम इसकी बात करें। अब इसमें नेगेटिव से ज़ीरो आ रहा है हमारा AC, लेकिन जो हमारी डोमेन्स हैं वो D से E पर पहुंचेगी, वो ज़ीरो पर नहीं पहुंचेगी, वो स्टिल लेफ़्ट हैंड साइड पे अलाइंड रहेंगी, E पर पहुंचेगी। अब ये जो चीज़ है कि AC तो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन ये जो डोमेन्स हैं इनकी जो अलाइनमेंट है दैट इज़ ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द अल्टरनेटिंग करंट एंड दे आर नॉट कैचिंग एग्जैक्टली द बिहेवियर एज शोन बाय द अल्टरनेटिंग करंट। अब ये जो इनका लैगिंग बिहाइंड है, इसकी वजह से दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमारे पास वजूद में आती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, एक है रेजिडुअल फ्लक्स, जिसको रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब है, अब आप ये इस फिक को अच्छी तरह देख चुके हैं, लिहाजा मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरह जब हम दोबारा AC आएगा तो फिर ये यहाँ से स्टार्ट होकर B पर जाएंगे और ये साइकिल इसी तरह से चलता रहेगा। सिर्फ फर्स्ट में A से B गई थी यहाँ पर, लेकिन जब बाद में साइकिल कंटिन्यू होगा तो ये जो आउटर बॉर्डर्स हैं इस पे चलती जाएगी हमारी जो हिस्टेरिसिस की कर्व। ओके हो गया। चलिए, अब ये जो रेजिडुअल फ्लक्स है ये एक्चुअली क्या चीज़ है। ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग बिहेवियर, ये जो हमने यहाँ पर शो किया है इस कर्व में, इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। इस कर्व को मैं आपके लिए दोबारा इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। इस कर्व की जो हम बात कर रहे थे, इस कर्व को कहते हैं कि हिस्टेरिसिस कर्व। ठीक हो गया। इस हिस्टेरिसिस कर्व के अंदर हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि किस तरह से हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके जो डोमेन्स हैं वो किस तरह से अलाइन हो रही हैं और किस तरह से डी अलाइन हो रही हैं, जैसे जैसे हम AC की जो वेरिएशन है अल्टरनेटिंग करंट जो है उसके साथ साथ इसको स्टडी करते हैं। अब जिस तरह DC में हमने मैग्नेटाइजेशन कर्व बनाई थी मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के हिसाब से या H और B के हिसाब से, उसी तरह से अब भी बनाई हुई है। एक तरफ हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, दूसरी तरफ फ्लक्स है। अच्छा, अब इसकी हम बात कर चुके हैं। इसमें ये जो दो चीज़ें हैं रेजिडुअल फ्लक्स और कोर्सिविटी, अब इसको मैं अब आपको मज़ीद एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये दोनों चीज़ें एक्चुअली क्या हैं। अब रेजिडुअल फ्लक्स को तो आप पहले भी कुछ जानते हैं और अब भी इस फिक के बाद मज़ीद कुछ क्लियर हो जाएगा। रेजिडुअल फ्लक्स एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास जो AC है वो तो मैग्नीट्यूड में ज़ीरो हो चुका है, बट स्टिल सम जो डोमेन्स हैं दे आर स्टिल अलाइन। ये जो उनकी अलाइनमेंट है, स्टिल अलाइन होने की ये जो खसूसियत है, इसको हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं या इसको रिटेंटिविटी भी कहते हैं। रिटेंटिविटी यानी ये अपनी जो डोमेन्स की अलाइनमेंट है उसको रिटेन करते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में लिखा हुआ है व्हेन अ मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज रिमूव्ड द फ्लक्स इन द कोर डज नॉट गो टू जीरो, इंस्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट इन द कोर, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड रेजिडुअल फ्लक्स इन द कोर। समझ गए बात को। इट इज़ प्रिसाइजली दिस मैनर दैट परमानेंट मैग्नेट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो आपको पता है ये जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं वो उसमें आप देखते हैं कि उनके पास एक परमानेंट नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हैं वो जनरेट हुए होते हैं, क्रिएटेड होते हैं। और कोई भी परमानेंट मैग्नेट ऐसा नहीं है जिसमें जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो हैं वो आपकी परमानेंटली नॉर्थ साइड से ऑरिजिनेट ना कर रही हों और साउथ साइड से पे एंड ना हो रही हों, यानी नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पर एंड ना हो रहे हैं। नॉर्थ से आउटवर्ड आएंगी, साउथ से इनवर्ड जाएंगी। तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट में। अब
परमानेंट मैग्नेट को तो हम कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं, या वो कैसे मैग्नेटाइज हुए होते हैं? तो वो ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें कुदरती तौर पर जो अलाइनमेंट है डोमेन्स की वो बहुत ज़्यादा हद तक रहती है, यानी उनमें जो रिटेंटिविटी है या उनमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक दफ़ा वो मैग्नेटाइज्ड हो गए जिस भी प्रोसेस के थ्रू हो गए। वैसे तो हमारे पास कुछ मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा उनमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहता है। वो अच्छे मटेरियल होते हैं जिसमें निकल है, कोबाल्ट है और इस तरह की चीज़ें हैं जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, आयरन है, ये सारे के सारे। इसी तरह से परमानेंट मैग्नेट मटेरियल वो मटेरियल हैं जिसके अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो हमेशा हमेशा रहता है। एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो गए अब वो वहीं पर रहेंगे। हाँ, परमानेंट मैग्नेटिज्म भी लॉस हो सकता है, लेकिन वो कैसे, ऐसे नहीं लॉस होता कि जैसे आपने यहाँ पर AC को ज़ीरो किया तो वहाँ पर काफ़ी हद तक रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो था वो बाकी का जो मैग्नेटिज्म था वो ख़त्म हो गया, सिर्फ रेजिडुअल रह गया, ऐसे नहीं होता। बल्कि उनमें जो हम ये मैग्नेटिज्म है परमानेंट, इसको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे? इसको ख़त्म करने के दो तरीके हैं, एक तो है हीटिंग के साथ और दूसरा है हीटिंग के साथ। हीटिंग क्या होती है कि जब आप किसी मटेरियल को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उसका राइज़ करवा देते हैं। अच्छा, अब एक्चुअली होता ये है कि जो डोमेन्स अलाइंड हुई थी तब इसी वजह से हमारे पास रेजिडुअल मैग्नेटिज्म वजूद में आया, और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के बहुत ज़्यादा होने की वजह से परमानेंट मैग्नेट वजूद में आया। अब जो अलाइंस थी और डोमेन्स थी वो अलाइंड थी, इसका मतलब कि ये परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन जब हमने हीटिंग बहुत ज़्यादा कर दी तो उस हीटिंग के नतीजे में क्या हुआ? उस हीटिंग के नतीजे में ये हुआ कि जो डोमेन्स परमानेंटली अलाइंड थी उनको एनर्जी मिल गई, उनके एटम्स को एनर्जी मिल गई। जब उनके एटम्स को एनर्जी मिल गई तो उनकी जो मोशंस थी जो कि पहले अलाइंड थी एक ही डायरेक्शन में, उनके जो एटॉमिक मोशंस थी, जो उनका एटॉमिक स्पिन था वो ऐसा था कि वो परमानेंट मैग्नेटिज्म को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन जब आपने हीटअप कर दिया तो उनके उस स्पिन में वेरिएशंस आ गई। एटम्स की इवन के जो मोशन थी, वाइब्रेशंस थी, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जो अलाइनमेंट्स थी वो डिस्टर्ब हुई, और अलाइनमेंट्स ऐसे डिस्टर्ब हुई कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था उसने अपना जो मैग्नेटिज्म था उसको लॉस कर दिया, यानी उसका जो मैग्नेटिज्म था वो ज़ाय हो गया, लूज़ हो गया, ख़त्म हो गया। एंड सेकंड जो मेथड है जिसके साथ हम परमानेंट मैग्नेटिज्म ख़त्म कर सकते हैं वो मेथड है हीटिंग का। हीटिंग की हम बात करते हैं कि दूसरा है हीटिंग का। हीटिंग जिसमें आप हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एक वायलेंट फोर्स के साथ आप हिट करते हैं, किसी हैमर के साथ हिट करते हैं, जब बहुत ही ज़्यादा हाइट से उसको ड्रॉप कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाइट से जब ड्रॉप करेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जब हिट करेगी तो साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी और फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करेगी, और कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी जो कि पार्ट्स को मिल जाएगी आफ्टर इट्स ब्रेकिंग। तो जब हम उसको हिट करते हैं बहुत ही वायलेंट फोर्स के साथ विद हैमर, लेट से हम इस तरह से उसको हिट कर रहे हैं, तो उस हीटिंग के प्रोसेस के साथ भी सेम वही कुछ होता है जिस तरह हम हीटिंग के साथ किया जाए। हीटिंग भी क्या करती है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है टू द मटीरियल, और वो जो एनर्जी है वो फिर एटम्स जो हैं वो उसको लेते हैं, और एटम्स की जो वाइब्रेशंस थी जो कि पहले नॉर्मल थी और एक सेट पैटर्न पे चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा वायलेंट और एब्रप्ट हो जाती है, और उसके नतीजे में जो अलाइनमेंट्स थी वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो हमारा मटेरियल है वो मैग्नेटिज्म को लूज़ कर देता है। तो इस तरह से परमानेंट मैग्नेटिज्म ज़ाया भी हो सकता है। खैर ये भी आपके टॉपिक का हिस्सा है। तो हम बात कर रहे थे कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है, और इसको अब आप समझ चुके हैं। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ये होता है कि हमारी जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है वो ज़ीरो है, बट स्टिल हमारी जो डोमेन्स है वो अलाइंड है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मटीरियल है, हमारा जो मैग्नेट है या हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल है उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है। अब मेरा ख्याल है आप रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ मैंने आपको दिखाई थी वो थी कोर्सिविटी, जिसमें कोर्सिव फोर्स को हम डिस्कस करेंगे कि कोर्सिविटी क्या होती है। ये वाला पोर्शन मैं आपको बता चुका कि अल्टरनेटिंग करंट के ज़ीरो होने के बावजूद हमारे जो डोमेन्स हैं वो स्टिल अलाइंड हैं, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जिस पे कोर्सिव MMF लिखा हुआ है,
अब इसका क्या मतलब है? हमने देखा था कि जब अल्टरनेटिंग करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना शुरू कर देता है तो थोड़ी देर के लिए हम रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं। उसके बाद जब मैग्नेटोमोटिव फोर्स नेगेटिव या रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है तो ये वाला जो रेजिडुअल फ्लक्स है ये ख़त्म होता है और फिर हम दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। या अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स की अगर बात करें तो अदर डायरेक्शन में डोमेन्स जो हैं वो अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। अब ये जो फोर्स है मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो कि हमें चाहिए रेजिडुअल फ्लक्स को ख़त्म करवा कर अदर डायरेक्शन में डोमेन्स को अलाइन करने के लिए, इस फोर्स को कहते हैं कोर्सिव फोर्स। वो आपको समझ आ रही है? यानी कोर्सिव फोर्स हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा कोर्सिव फोर्स चाहिए होगी। यानी अगर मटेरियल जितना अच्छा मैग्नेटाइज्ड होगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज्ड होगा उतनी ज़्यादा कोर्सिव मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमें चाहिए होगी ताकि ये जो फ्लक्स है, जो रेजिडुअल फ्लक्स है जो कि मेंटेन हुआ हुआ, इसको हम ख़त्म कर सकें। यानी रेजिडुअल फ्लक्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कोर्सिव फोर्स को अप्लाई करते हैं, कोर्सिव एमएमएफ को अप्लाई करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स को अप्लाई करते हैं। अब ये जो कर्व है जिसका हमने कंप्लीट बिहेवियर स्टडी कर लिया, रेजिडुअल फ्लक्स भी देख लिया, कोर्सिविटी भी देख ली, ABCDE पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से समझ लिया, मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के दरमियान के जो रिलेशन है इसको भी अच्छी तरह से हमने समझ लिया है। तो अब हम मज़ीद बात करते हैं कि ये जो कर्व है इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व। ये जो फेरोमैग्नेटिक कर्व का ये जो मटीरियल, ये जो बिहेवियर है मैग्नेटाइजिंग एंड नॉन मैग्नेटाइजिंग बिहेवियर एज़ पर द एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट के रिस्पांस पे हमारा जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग बिहेवियर है ये इस तरह से ट्रेस आउट होता है। और ये जो ट्रेस आउट हुआ है और इसने जो लूप बनाया है या इसने जो कर्व बनाई है, इस कर्व को हम हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। चलें जी, अब तक आपको मैग्नेटाइजेशन की समझ आ गई, डीमैग्नेटाइजेशन की समझ आ गई, डोमेन्स की अलाइनमेंट की समझ आ गई, डी अलाइनमेंट की समझ आ गई, आपको मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स की समझ आ गई, आपको मैग्नेटाइजेशन कर्व की समझ आ गई, और इसी तरह से आपको हिस्टैरिसीस लूप और हिस्टैरिसीस कर्व का भी पता चल गया और आपको इस बिहेवियर का भी पता चल गया कि किस तरह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होता है। और ये जो हिस्टैरिसीस कर्व हमें मिल चुकी है, अब हम आएंगे उन लॉसेस की तरफ जिसकी हम बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक क्या था? एनर्जी लॉसेज इन फेरोमैग्नेटिक फ्लूइड। अब उसको समझने से पहले आपको ये सारा बिहेवियर समझना ज़रूरी है। अब ये जो हमारे पास कर्व बनी है, ये जो हिस्टैरिसीस का लूप बना है, इसका एरिया, इसकी जो विड्थ है जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एनर्जी के लॉसेज उतने ज़्यादा हैं। अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको। दूसरा, इसी तरह से अगर ये हिस्टैरिसीस कर्व, ये हिस्टैरिसीस लूप नैरोअर होगा, इसका एरिया कम से कम होगा, तो हम कहेंगे कि एनर्जी के लॉसेज जो हैं वो कम से कम हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छा मटेरियल है और इसमें लॉसेज कम है। अच्छा, ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि जितना हम AC जब अप्लाई करते हैं तो हमें एक एनर्जी चाहिए होती है इंटरनल डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करने के लिए। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अच्छा मटेरियल है जिसमें लॉसेज कम हैं, वो कम एनर्जी लेकर अपने डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन कर सकता है। यानी उसको कम एनर्जी, कम मैग्नेटोमोटिव फोर्स चाहिए होगी अपने डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन करने के लिए। तो उस केस में ये जो हमारा हिस्टैरिसीस लूप या हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया है ये बहुत कम बनेगा। और इसके बरअक्स, ऑपोजिटली अनलाइकली, अगर हम इस तरह से करें कि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसमें हम ज़्यादा एनर्जी सर्व करें और कम डोमेन जो अलाइन हो, तो इसका मतलब है कि वो अच्छा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बल्कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा लॉसेज है। अब यही जो चीज़ है, ये जो अलाइनमेंट और डी अलाइनमेंट है और हिस्टैरिसीस लूप और कर्व की बातें हैं, इसको आप ऐसे समझे कि हम जो कोर बनाते हैं ट्रांसफार्मर्स की, उसमें आयरन को इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी दूसरी मशीन में जो हम कोर बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, जिस तरह DC मशीन में आर्मेचर की कोर बनाते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, आयरन को इस्तेमाल करते हैं। आयरन को इस्तेमाल करते हैं क्यों?
क्योंकि ये जो है ये अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये जो डोमेन्स को अलाइन और डी अलाइन अच्छी तरीके से करवा सकता है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एक ईजी पाथ फराहम करता है, समझ आ गई। और तीसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एनर्जी लॉसेस को भी कम से कम करता है। और इसके ऑपोजिटली अगर हम इसको स्टील के साथ कंपेयर करें कि हम स्टील को क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो जो स्टील है वो अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसमें जो हिस्टैरिसीस कर्व है या लूप है वो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा बनेगा और उसमें रेजिडुअल फ्लक्स और कोर्सिविटी का जो फैक्टर है वो भी डिफरेंट होंगे। तो इस वजह से हम आयरन को जो है वो प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू द स्टील। और हम जितनी भी ये कोर बनाते हैं अप्लाइंसेस की, मशीन्स की जो कोर्स होती हैं ये आयरन को इस्तेमाल करते हुए बनाई जाती हैं। तो अब मैं इस टॉपिक को समअप करता हूँ। इसमें ये सारी बातें हैं कि हम मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन को कैसे ऑब्टेन करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का जो मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग बिहेवियर है वो कैसा होता है, हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप किसे कहते हैं, इसमें रेजिडुअल फ्लक्स का कंसेप्ट क्या है, कोर्सिविटी का कंसेप्ट क्या है, रेमनेंस क्या है, रिटेंटिविटी क्या है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं। अब ये जो हमने ये जो हमने एरिया बनाया है हिस्टैरिसीस कर्व या लूप का, इसको ट्रेस आउट करने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे इसमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स और फ्लक्स के दरमियान बनाया है। इसी तरह इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के दरमियान भी बनाया जा सकता है। और ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं जी, एनर्जी लॉसेस इन फेरोमैग्नेटिक कोर। अभी तक हमने एक लॉस की बात की है जो कि क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। इसके अलावा कोर के अंदर एक सेकंड टाइप ऑफ लॉस भी होता है जिसे हम एडी करंट का लॉस कहते हैं। ये बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। ये बेसिक आपको मैं लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि मशीन्स का जो ओवरऑल बिहेवियर है उसको आप अच्छी तरह से समझ सकें। अभी तक हमने हिस्टैरिसीस लूप की बात कर ली कि हिस्टैरिसीस कैसे होता है और ये सारी बातें हो गई। अब दूसरी जो चीज़ है जिसमें हम इसका सेकंड लॉस जो है उसकी बात करेंगे, तो जो सेकंड लॉस है उसको हम कहते हैं एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस कैसा होता है ये देखें आपके सामने। ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ और किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। Another type of loss for each of us. Another type of loss should be mentioned at this point. ये यहाँ से मैं बात करूँ एडी करंट लॉस की। अब एडी करंट लॉस क्या होता है? हमारे पास जो कोर है ये बनी हुई है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स को आसानी से पास करवाता है और ये कम से कम रिलक्टेंस जो है वो ऑफ़र करता है। और अगर एयर कोर की निस्बत हम इसको कंपेयर करें तो 6000 to 7000 टाइम्स इसको आसानी से रास्ता फराहम करता है। इसको तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोर बन गई। जब कोर बन चुकी है तो अब जो दूसरी तरह का लॉस है जिसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं वो क्या होता है, इसको हमें समझना होगा कि ये एडी करंट लॉस जो है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्या है? एडी करंट लॉस जो है ये तब हमारे पास जनरेट होता है, लेट से कि हम इस तरह करते हैं कि हमारी जो कोर है उसको हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब बातें दो तीन हो सकती हैं, आप उसको वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं या उसके क्रॉस वोल्टेजेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। वट एवर द रीज़न इज़, हम बात कर रहे हैं कि हमारी जो कोर है उसके क्रॉस वोल्टेजेस आ गए। इस चीज़ को हम बड़ी आसानी से ट्रांसफार्मर में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन इस पॉइंट पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ज़रूर देना चाहता हूँ कि एडी करंट लॉस किसे कहते हैं। जब कोर के क्रॉस वोल्टेजेस जनरेट हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाते हैं किसी भी तरीके से या अप्लाई कर दिए जाते हैं तो होता क्या है? होता ये है कि हमारा कोर चूँकि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है तो इसके अंदर जब वोल्टेजेस अप्लाई हो जाएं या प्रोड्यूस हो जाएं तो एक सर्कुलेटिंग करंट पैदा हो जाता है। सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेट करने वाला करंट, इसको हम स्विरलिंग करंट भी कहते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि रिवर्स में एडीज़ बनती हैं, एडीज़
जिसमें जो हमारे पास जो रिवर करंट्स होते हैं वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में वाटर को मूव करते हैं, अलाइन करवाते हैं, उसे हम एडीज़ कहते हैं। और ये छोटी मोटी एडीज़ लेक्स में, रिवर्स में बनती चली जाती हैं सॉरी। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे डीसी मशीन्स के अंदर या एसी मशीन्स में, जब हम कोर्स की बात करते हैं, कोर में एडी करंट लॉस क्या होते हैं? जब भी वोल्टेजेस आते हैं कोर के क्रॉस, तो कोर के अंदर सर्कुलेटिंग या स्विरलिंग करंट्स जो हैं वो मूव करना या सर्कुलेट करना या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सर्कुलेटिंग करंट तो आ गए, तो इससे हमें कोई नुकसान भी हो रहा है या नहीं हो रहा? इससे हमें एक बहुत बड़ा नुकसान है। जिस तरह से हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ कोर को भी पढ़ा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कोर में हमने ये बात की थी कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं, जब उनमें से करंट गुजरता है तो करंट जो है वो अपने साथ हीटिंग इफेक्ट को पैदा करता है। अब वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या करता है? वो हीटिंग इफेक्ट जो है वो पावर को या एनर्जी को डिसिपेट करवाता है ज़ाहिर। और एनर्जी की ये जो डिसिपेशन है, इसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से जो हमारी कोर है वो हीट अप होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब क्या सिर्फ एडी करंट की वजह से हीट पैदा होती है? नहीं। हिस्टैरिसीस लॉस हो या एडी लॉस हो या एडी करंट का लॉस हो, दोनों लॉसेस जो हैं ये क्या करते हैं? ये हीट को पैदा करते हैं। और हीट का पैदा होना किसी भी कोर में या वाइंडिंग्स में हमारे लिए बिल्कुल हमारे लिए ये एक डिस्करेजिंग किस्म की चीज़ है और इसको हमें अवॉइड करना होगा। अदरवाइज़ जो हमारी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी के बारे में हम जानते हैं आउटपुट ओवर इनपुट होता है। इसको हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, खैर अभी हम सिर्फ लॉसेस की बात कर रहे हैं। और वैसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब लॉसेस जो हैं वो बढ़ते हैं तो उन लॉसेस के बढ़ने के साथ एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कोर है इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस जो हैं ये मिनिमम होने चाहिए। तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं? हिस्टैरिसीस को तो आपने मिनिमाइज़ किया, उसके लिए आपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर इस्तेमाल कर दी। एडी करंट लॉसेस को कैसे मिनिमाइज़ करेंगे? एडी करंट लॉसेस को इसी तरह मिनिमाइज़ करेंगे जैसे आम करंट को मिनिमाइज़ किया जाता है। हम इस करंट को मिलने वाला जो रास्ता है इसको कम से कम नैरोवर से नैरोवर कर जाएंगे, थिन से थिन कर देंगे और इसके साथ साथ इस रास्ते को हम लेमिनेट कर देंगे, इंसुलेट कर देंगे। चलेंगे, अब ये कैसे हम करते हैं? ये हम ऐसे करते हैं कि जो कोर है उसको हम छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं। वो जो पोर्शंस होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे थिन किस्म की, नैरोवर किस्म की हमारे पास लेमिनेशंस होती हैं और उन लेमिनेशंस को फिर हम इकट्ठा जोड़कर एक कंप्लीट कोर जो है उसको बनाते हैं। हम उसको मुकम्मल सॉलिड कोर नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं उसके मुख्तलिफ पोर्शंस बना देते हैं। फिर उन पोर्शंस को जो कि बहुत ही नैरोवर होती हैं, जो बहुत ही थिन होती हैं, इन पोर्शंस के दरमियान किसी किस्म की इंसुलेशन डाल दी जाती है। उस इंसुलेशन में मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं, माइका हो सकता है, पेपर हो सकता है, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और इस तरह से हम इन जो लेमिनेशंस हैं इनको आपस में इंसुलेट भी कर देते हैं। इस इंसुलेशन से और कोर की सेक्शनलाइजेशन से क्या होता है हमारे पास, इसकी वजह से हमारे पास जो एडी करंट्स हैं उनका जो फ्लो है इनटू द कोर, कोर के अंदर जो उनका पैदा होना और उनका फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो हीट के लॉसेज हैं वो कम से कम होते चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आप इसको अब अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। और ये जो एडी करंट लॉसेज हैं और हिस्टैरिसीस लॉसेज, ये दोनों के दोनों लॉसेज, इनको हम कोर लॉसेज कहते हैं। टुगेदर इनको क्या कहते हैं कि हम कोर लॉसेज। और ये जो कोर लॉसेज हैं इनको हमने बहुत ही मिनिमम करना होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी कोर लॉसेज बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इसी तरह से डीसी मशीन्स, चाहे वो हमारे पास मोटर्स हों या जनरेटर्स हों, उसके अंदर भी जो हमारे पास ये जो लॉसेज हैं, कोर के लॉसेज हैं, जिसमें हिस्टैरिसीस लॉसेज भी हैं और एडी करंट लॉसेज भी हैं। और इनको समटाइम्स हम नो लोड लॉसेज भी कहते हैं ट्रांसफार्मर के केस में। खैर वो जब हम आगे बातें करेंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो इस तरह से हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें लॉसेज होते हैं दो तरह के, हिस्टैरिसीस और एडी। और इन दोनों को हम इकट्ठे जब हम कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं, कोर लॉसेज।
तो ये एक पहला चैप्टर था हमारा कोर लॉसेस का डीसी मशीन्स का पहला जो लेक्चर है, और उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैंने कोशिश की है, चीज़ों को बार बार रिपीट भी किया है और चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है और बड़ा ही माइन्यूटली और डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ये कंसेप्ट चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बार बार इसकी बात नहीं करेंगे, अब पूरे सेमेस्टर में बार बार तो नहीं इसके बारे में बोला जाएगा। अब हम इसकी बात कर चुके हैं, बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है और इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह से ग्रास्प करना है। इसके बाद हम अपने लेक्चर्स का मज़ीद आगाज़ करेंगे और फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।